Am I audible, guys? Yes, sir. Yes. Go through your last lecture note. If you have any doubts, you ask. सर Yes, beta. सर आपने वो एक ऑर्डर लिखवाया था ना ग्रेटर देन ऑर्डर का, लाइक हमें लगा था वो गलत है बट अक्वेस मीडियम के हिसाब से वो सही था आंसर। हाँ। सर आप वो एक बार फिर से बताओगे? यस बेटा, ये आप एक्सेप्शनल केसेस करके इनको याद रखिएगा, बिकॉज इसमें कोई ट्रेंड फॉलो नहीं होता, पैटर्न फॉलो नहीं होता। ये एमाइंस के लिए है इन एक्वस मीडियम। हाँ, और उसमें अलग अलग एग्जांपल्स में चेंजेस होते हैं। या इसको आप ऐसे याद रखो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको याद रखना है वो है सबसे पहले लिखेंगे सेकेंडरी एमाइन, फिर लिखेंगे प्राइमरी एमाइन, फिर लिखेंगे टर्शरी एमाइन। ये फॉर ऑल नॉर्मल जो एल्काइल एमाइन होंगे, है ना, नॉर्मल NR करके मैं लिख रहा हूं, NR जो नॉर्मल एल्काइल एमाइन है ना, एक्सेप्ट इथाइल, राइट। तो आंसर आपके पास ऑलरेडी है कि अगर आप मिथाइल लोगे सेकेंडरी ही सबसे पहले आएगा, इथाइल लोगे सेकेंडरी ही सबसे पहले आएगा, प्रोपाइल लोगे लेकिन वो सीधे चेन होनी चाहिए ऐसी, उसको नॉर्मल बोलते हैं, अभी भी सेकेंडरी पहले आएगा, है ना। आप ब्यूटाइल लोगे तो भी सेकेंडरी पहले आएगा, सेकेंडरी सब जगह पहले आ रहा है एक्वस मीडियम में। लेकिन इसके बाद बेटा कौन सा आएगा? प्राइमरी। लेकिन इसमें कौन सा पहले आ जाता है? टर्शियरी। बस इतना आपको याद रखना है। तो याद रखने का भी अगर ये आपको याद है तो मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। सर एक बात पूछूं, बोलो। क्या इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ अमाइन में लगता है, किसी और ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स में भी लगता है? इंडक्टिव सब जगह लगेगा बेटा, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ इंडक्टिव में लगेगा, क्योंकि इंडक्टिव कोई ऐसी चीज थोड़ी है। सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन तो सॉल्वेंट में लगेगा ना, सॉल्वेंट ही नहीं डालोगे तो सॉल्वेशन कहाँ से आएगा? इसीलिए तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, क्योंकि ये हर जगह थोड़ी ना रहने वाला है। जब भी सॉल्वेंट मीडियम एक्वस मीडियम आएगा तब ये सब आंसर बदलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। और बोलो बेटा, और कोई कंफ्यूजन? Sir, last class we have written this note, sir. The same thing we are writing now, sir. Because somebody asked the doubt बेटा। Okay, sir. I was just. नो, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, इट वाज आस्क्ड बेटा। चलो, एनी अदर कंफ्यूजन बेटा, एनीवन? दिस वाज द लास्ट पार्ट बेटा, इसके बाद कुछ नहीं किया था हमने। नहीं। चलो, तो कोई और कंफ्यूजन नहीं हो तो हम लोग मेसमेरिक इफेक्ट शुरू कर दें। यस सर। सर आपने Resonance, sir. व्हाट आर सेइंग बेटा? Sir, you mean resonance, sir? यस बेटा, यस। Okay, sir. और आपका टॉपिक वाइज टेस्ट संडे को होगा ना, तो सर नेक्स्ट IUPAC IUPAC. हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई डाउट्स हो तो उनमें उसके भी आप पूछ लेना। आज हम लोग GOC कंटिन्यू करेंगे, है ना। सर MS चौहान का डाउट भी लूंगा। MS चौहान वगैरह के आपस में डिस्कस करिए। कोई ऐसा बहुत खतरनाक सा डाउट हो जिसका आंसर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे टैग कर देना ग्रुप में, तो मैं उधर रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन आप आंसर्स चेक करते हुए करिए, ऐसा ये नहीं होना चाहिए भर भर के आपने कुछ मेरा ही टैग कर दिया तो आई स्टॉप रिप्लाई। तो आप सब आपस में डिस्कस करिए, और कुछ वैसे क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड क्वेश्चंस रखिएगा बुकलेट के अलावा। यस बेटा। तो मैंने MS चौहान का पूछा था बट किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने आपको किसका पूछा था? MS चौहान का। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लेना वो। ओके सर।
ठीक है, आप सब एक बात समझ लीजिए बेटा, अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे तो बच्चे मुझसे पूछेंगे तो मैं क्लासरूम में वो पढ़ाऊंगा, क्लासरूम का टाइम लिमिटेड होता है। तो अगर इन डाउट्स में ही टाइम चला गया, बुकलेट तो पूरी डिस्कस की जाएगी, इसके अलावा जो भी चीजें वो समझ लो आपके लिए पर्सनल वे में है, तो वो अगर कोई बच्चा पर्सनल टाइम मुझसे लेगा क्लासरूम में तो वो बाकी सबका लॉस है। तो इट्स बेटर कि वो सब आप बाहर डिस्कशन जरूर करें ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ, ठीक है, और एक लिमिटेड वे में चीजें पूछें। बुकलेट का आप सब पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अलावा कुछ भी आप जो सॉल्व करते हो दैट इज एक्स्ट्रा, तो वो कोई बच्चा किसी बुक से सॉल्व कर सकता है, कोई दूसरे से सॉल्व कर सकता है। एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपको भी प्रैक्टिस ज्यादा मिलेगी और सामने वाला फिर टीचर का टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। और जो अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो किसी से सॉल्व नहीं हो रहे होंगे वो आप जरूर पूछना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो तो आज हम लोग रेजोनेंस शुरू कर देते हैं ना। बिफोर वी टॉक अबाउट दिस इफेक्ट, हमें लिखना है सबसे पहले ये होता क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर कि आपको पहले से क्या आता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा और जितना एडवांस्ड पॉसिबल है वहां तक जाएंगे, सारा डिस्कशन करेंगे। एंड बहुत बार आपको कंफ्यूजन्स भी होंगे, कई बार मैं ज्यादा पढ़ाने लगता हूँ तो उससे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको लिमिटेड पढ़ने की आदत होती है, वो इतना ज्यादा हैंडल नहीं कर पाते, तो वो लोग उसको स्किप भी करते हैं। ऐसा जबरदस्ती हर चीज जरूरी नहीं कि आप उसको पढ़ने के चक्कर में ही रहें, ठीक है। सो एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं जहां से आपको आना चाहिए चीजें। तो राइट अ स्मॉल नोट फर्स्ट। आर यू रेडी गाइज? Yes, sir. हेडिंग डाल दो सबसे पहले। Yes, sir. In most of the cases, 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 structures, yeah, structure of compound, in most of the cases, structure of compound is drawn. In most of the cases, structure of compound is drawn on the basis of structure of compound is drawn on the basis of properties of the compound. On the basis of properties of the compound. Properties of the compound. It means the drawn structure, it means the drawn structure should explain all properties of the compound. Guys, statement को पढ़ो एक बार सारे बच्चे। So can you repeat the start part, please? कोई रिपीट कर देगा बेटा इसके लिए? और Someone please send on WhatsApp. In most of the cases, structure. So, in most of the cases, structure of compound is drawn on the basis of properties of the compound. It means that drawn structure should explain all properties of the compound. Thank you. सब लोग पढ़। Yes बेटा, are you saying something? Sir, resonance means the delocalization of electron, that one. सब कुछ भुला दो, जो तुम्हें पहले से आता है सब थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, है ना। पहले से माइंड में कुछ भी मत रखो, जो मैं सिखा रहा हूँ सीखो, वो मैं एकदम बेसिक लेवल से
एडवांस लेवल तक जाऊंगा, इन बिटवीन तुम्हारी चीज भी मिलेगी, लेकिन अगर तुमने उसी को सब कुछ सही मान लिया तो फिर ये लर्न नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. इरेज कर दो थोड़े टाइम के लिए, अपने माइंड से सारी चीजें पुरानी भूल जाओ, ये मानो कि जो मैं बता रहा हूँ वही 100% है, उसके अलावा Yes, कुछ नहीं सोचना है। ठीक Okay, है? sir. Yes, sir. देखो कुछ बच्चों ने एक्चुअली मुझसे बोला कि जो लिंक्स होते हैं वो खो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग दीज लेक्चर्स इन यूट्यूब चैनल। तो उस पे लेकिन सारे में नहीं अपलोड करता हूँ। जिस भी बैच में सबसे अच्छा लेक्चर जाता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ उल्टे सीधे डिस्कशंस हो गए, टाइम वेस्ट हो गया उसमें, तो जिसमें सब कुछ होता है लगभग और बेस्ट लेक्चर होता है जिस बैच का, वो वाला मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप बाद में कभी देखना भी चाहेंगे तो सीक्वेंस में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, तो कोई भी लेक्चर आप देख करके उसमें सब कुछ निकाल लेंगे। मेरी बात समझ फिर में आई? एक जन ने अलग से भी बनाया हुआ है Yes, प्लेलिस्ट। आप उसको देख लो, मतलब उसमें लेकिन क्या है, उसके पास सारे नहीं होंगे। तो सर मेरे सारे डालते जा रहे हैं। तुम समझे नहीं, मेरे पास मेरे अपने बैचेस के लेक्चर्स हैं सारे। ओके ओके, तो समझा हर सर। बैच उतना अच्छा नहीं होता, प्लस हर बैच में हर लेक्चर उतना अच्छा नहीं जाता। यही रेजोनेंस मैं तुम्हें भी पढ़ा रहा हूँ, यही रेजोनेंस किसी और को भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बार कुछ इतने अच्छे स्टाइल में लेक्चर्स जाते हैं, तो वो जो भी बेस्ट लेक्चर उस दिन का होता है, मतलब वो चैप्टर जब वो चल हो जाता है, जैसे ये सेशन है, ये जब 2-3 लेक्चर्स हो गए 2-3 बैचेस में, तो समझ में आ जाता है कि ये वाला अपलोड किया जा सकता है, तो वो उस तरह से अपलोड कर रहा हूँ। और तुम्हारा जो स्टूडेंट होगा वो तुम्हारे बैच के लेक्चर्स अपलोड कर रहा होगा, वो भी Yes. रिफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास केवल एक होना चाहिए। तो मैंने अपनी बात बता दी कि मेरे पास जो होंगे वो जो जिस भी बैच में सबसे अच्छा लेक्चर पर्टिकुलर जाएगा, क्योंकि वो मेरा फिक्स्ड होता है कि इस लेक्चर में इतना ही कराना है। तो अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा तो कुछ चीजें स्किप भी हो जाती, ठीक है, और किसी में ज्यादा टाइम बच गया तो फिर प्रॉब्लम्स का डिस्कशन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इट हैपेंस। तो जो सबसे अच्छा होता है वो वाला अपलोडेड होगा। तो अगर आप चाहें तो एंड में देख लेना कभी, और अगर जिनके पास ये उनके खुद के लेक्चर्स हैं आपके बैच के, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना सबने रीड कर लिया बेटा? Yes, आपके sir. चैनल का हाँ, लिंक sir. जोड़ो। मैंने एक आध कोई लेक्चर आप डाला होगा आपके बैच में, मैं डाल दूंगा एक वाला, यही Sir, I रेजोनेंस have the link, sir. Can I send it? भेज देना, कोई प्रॉब्लम। Group description में है ना? वो एक्चुअली केवीपीवाई वाले लेक्चर्स मैंने डाले होंगे, तो जो बच्चे वहां अटेंड किया होगा उन्होंने, तो केवीपी वाले सारे लेक्चर्स मैंने डाले हुए थे, तो इसकी वजह से मैं यूजुअली लेक्चर्स नहीं डालता था अपने, लेकिन कई बार बच्चों ने बोला इसकी वजह से मैं डाल रहा हूँ। पिछली बार भी कई बच्चों ने अपने बैचेस के लेक्चर्स अपलोड कर लिए थे किसी यूट्यूब चैनल में, तो वो उसको रिफर कर रहे थे। तो लेकिन इस बार मैंने डाल दिया है, तो उसका एक ये बेनिफिट रहता है कि जिस बैच में जो सबसे अच्छा लेक्चर जाता है उसको अपलोड करते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि बैच बहुत अच्छा होगा तभी लेक्चर अच्छा जाएगा। कई बार बैच बहुत अच्छा होता है तो उल्टे सीधे डाउट्स पूछते हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो जो स्मूथ लेक्चर जाएगा वही सबसे अच्छा जाता है, तो उसके बेसिस पे अपलोडेड आप देख सकते हो, कोई वो नहीं। चलो, तो इसको एक चीज आप माइंड में रखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि वाटर है, तो आप सब केमिकल बॉन्डिंग में जानते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है ना? सबने लर्न किया हुआ है, O और H का सिंगल बॉन्ड है वगैरह वगैरह। अब ये तुम्हें सिखाया गया है ना? तो जब पहली बार किसी ने वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा तो किस बेसिस पे किया होगा? उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया होगा, है ना? प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी, राइट? सॉल्युबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, है ना? स्टेट इज अ Density. प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी। ये सब बॉन्ड ब्रेकिंग, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्चुअली बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व करती है ना? कोलिजन थ्योरी हमने बोला था। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, इनके बेसिस पे तुमने क्या डिजाइन किया बेटा? उसका स्ट्रक्चर। भाई प्रॉपर्टीज की बेसिस पे तो पता चलेगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, उसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, फिर O और H का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये कैसे पता चला? प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। यानी प्रॉपर्टीज ने हेल्प किया इन राइटिंग द स्ट्रक्चर। समझ लो एक साइंटिस्ट था
जिसने प्रॉपर्टी स्टडी की, प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया। अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में क्या है? स्ट्रक्चर। क्वेश्चंस क्या आते हैं? प्रिडिक्ट बॉइलिंग पॉइंट, प्रिडिक्ट डेंसिटी, प्रिडिक्ट बॉन्ड, व्हाटएवर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपाउंड। यानी कि आप क्या कर रहे हो? टेक्स्ट बुक का स्ट्रक्चर देख देख करके प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर रहे हो। क्या तुम इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो जो मैं बताना चाहता हूँ? यस सर। कि किसी ने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे स्ट्रक्चर दिया, तुमने एज अ स्टूडेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आते हो अगर आपको वो प्रेडिक्शंस करना आता है। तो ये इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं सारे। ठीक है, स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी से स्ट्रक्चर, ये सारे कंपाउंड्स में यही होता है। बट अब इसके आगे की कहानी, आर यू रेडी टू राइट? बोलना शुरू करूं? यस सर। चलो लिखो। But for some compounds, but for some compounds, but for some compounds, but for some compounds, it is not possible. For some compounds, it is not possible. It is not possible to draw a single Lewis structure. कुछ लोग लेविस बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बोलना चाहो। सर नॉट पॉसिबल के बाद? Not possible to draw, to write a single Lewis structure, a single Lewis structure which can explain all properties of the compound, which can explain all properties of the compound. So we write two or more, so we write two or more structures, so we write two or more structures to explain all properties of the compound. So we draw two or more structures to explain all properties of the compound. These structures are called resonate. एक्सप्लेन ऑल के बाद रिपीट करो ना। Yes, resonating structures or canonical structures, canonical forms. Let me complete and then I'll complete. Canonical structures, canonical forms. These are imaginary structures. These are imaginary structures. So last में क्या बोला? These are imaginary structures. Imaginary structures, and the combined form is called resonance hybrid. Combined form is called resonance hybrid. Combined form is called resonance hybrid. And this phenomenon is called resonance. This phenomenon is called resonance. सबने लिख लिया? छूटा हुआ है ना लोगों का? yes, कोई किसी को व्हाट्सएप में सेंड करने के लिए बोलो ना। बट वाले सेंटेंस जहां से शुरू हुआ है ना, वहां से कोई रिपीट कर दो बेटा सबके लिए, है ना?
सर मैंने Sir, I'll सेंड कर do. दिया है। और बाकी लोग एक बार रीड कर दें बेटा, रीड कर लें मतलब। So can you repeat the last? So we write two or more structures to कर दो बेटा, explain all. कुछ But ग्रुप for में नहीं some है। compounds, it is not possible to draw a single Lewis structure which can explain all properties of the compound. So we write two or more structures to explain all properties of the compound. These structures are called resonating structures or canonical forms. These are imaginary structures, and the combined form is called resonance hybrid, and this phenomenon is called resonance. लिख लिया बेटा सबने? डिस्कशन करें अभी? यस गाइस, जो लोग लेट ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने, मैंने बोल रखा है कि आप पुराना जो भी आपने रेजोनेंस पढ़ा है उसको थोड़े टाइम के लिए इरेज कर दो माइंड से। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू उस पर फोकस करना, नहीं तो सब कंफ्यूजन में चला जाएगा बेटा, है ना। जितना मैं बता रहा हूँ सुनते जाइए, एकदम बेसिक लेवल से कि पहली बार रेजोनेंस क्यों आया पिक्चर में, वो सब डिस्कशन हो रहा है। और जो तुमने पढ़ा होगा वो भी इन बिटवीन आएगा, उसके लिए वेट करना है। गाइस देखो, हम लोगों ने क्या थोड़ी देर पहले लिखा था कि भाई जो भी आपको मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड एक्चुअली दिया होगा उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे स्ट्रक्चर आता है। दैट मींस स्ट्रक्चर शुड एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। बट अभी हमने क्या बोला कि देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनके लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ वन स्ट्रक्चर व्हिच कैन एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाई। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा, अभी क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं? भी एक कंपाउंड है जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर बाकी सब में ड्रॉ कर पा रहे हो तो यहाँ क्यों नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो? रीजन क्या है? तो रीजन है कि हमारे पास उतनी अच्छी साइंस अवेलेबल नहीं है। हमारी साइंस कहती है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। क्या हमारे पास ऐसी कोई साइंस है जो 1.3 बॉन्ड्स को इंडिकेट करती है? नहीं सर। हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है ना वो बॉन्ड ऑर्डर बताती है, वो बॉन्ड ड्रॉ करके नहीं दिखाता। वो ये नहीं कहता कि अगर 1.3 बॉन्ड हो तो आप डॉट्स कितने लगा दो, या 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आया तो डॉट्स कितने लगा दो, ऐसा नहीं बताता। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। Sir, and also molecular orbital theory is for only 2 atoms, no sir? नहीं नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस में है। That's what I'm saying, sir. For our syllabus, so we बाकी cannot तो do with मॉलिक्यूलर more than ऑर्बिटल 2. थियरी बहुत एडवांस्ड है। बैक टू दिस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो पार्शियल जहां पर भी बॉन्ड आएगा, हमें कैसे पता चला कि बॉन्ड पार्शियल है? भाई बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, आपने लिखा है ना बॉन्ड ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगा। अगर आपकी जो एनर्जी है वो ना तो सिंगल बॉन्ड की एनर्जी से मैच करती है ना डबल बॉन्ड की, और बीच की एनर्जी से मैच करती है, तो वो बॉन्ड आपकी साइंस में अवेलेबल नहीं है। तो कैसे ड्रॉ करें? तो वहां ड्रॉ नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेते हैं। जैसे बेंजीन हमने सोचा तो बेंजीन का मैंने एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया और एक स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया। आपको लगेगा ये तो एक जैसा ही तो स्ट्रक्चर है, ट्विंस है, तो ट्विंस हैं, एक जैसे नहीं। यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर वही बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? हाँ सर। हाँ, But it's like rotation, no sir?
मेरी बातें सुनो, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। हाँ, सो आई एम सेइंग कि इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जाते हैं, बट अभी मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। केवल ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये 2 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए या 5 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए, फिर हमने उसका ट्राई किया कि वो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो नीदर सिंगल नॉट डबल, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पार्शियल डबल, इसलिए डॉट डॉट दिखा दिया। फिर यहाँ देखो डबल है, यहाँ सिंगल है, इसका मतलब फिर से ये इन बिटवीन आया। तो इस तरह करते करते जब जा रहे थे हम, तो पूरे उसमें आपको ऐसा रिंग टाइप का मिल गया। इसीलिए जो आपका बेंजीन होता है उसमें आपको बीच में रिंग दिखाई देती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। यही वो स्ट्रक्चर है जो हम कहते हैं कि वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर। फिर कोई बच्चा बोलेगा ड्रॉ तो कर दिया आपने, आप क्यों कह रहे हो ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ करने का मतलब है कि कोई भी बच्चा देखकर बता दे कि ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, कौन सा पार्शियल बॉन्ड है। क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। जबकि ये स्ट्रक्चर देख के तुम बता सकते हो ये डबल बॉन्ड है, ये देख के बता सकते हो सिंगल है। यहाँ कौन सा पार्शियल है ये नहीं बता सकते, इसलिए कहा जाता है कि यस वी फेल टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आ रही बेटा? यस सर। Yes. सो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स आएंगे जहां पर हम लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे एक स्ट्रक्चर जो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दे, तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के लिए इसकी हेल्प लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के लिए इसकी हेल्प लेते हैं, कुछ एक और स्ट्रक्चर्स जो रेजोनेटिंग है उसके उनकी भी हेल्प लेते हैं टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं है, ये सब इमेजिनरी है। खाली ये है कि ये मिल करके किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका एक घरेलू एग्जाम्पल सुनते रहो केवल, हाँ बड़ा मजा आएगा। एक घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। घरेलू एग्जाम्पल इट्स लाइक कि मान लीजिए कि तुम्हें कोई चोर आया तुम्हारे घर पे और चोरी करके चला गया, और तुमसे पुलिस वाले ने बोला कि भाई स्केच बनवाइए, तो स्केच बनवाने में आपको हेल्प करनी है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हें किसी का फोटो दिखाया और तुमने पहचाना अच्छा नोज इस वाले से मैच करती है। फिर किसी दूसरे का फोटो दिखाया, तुमने बोला आईज इस फोटो से मैच करती है ना। फिर तुमको दूसरा फोटो दिखाया तो हेयर मैच कर गए उससे, फिर दिखाया तो लिप्स मैच कर गए। इस तरह करके तुमने क्या किया कि एक फोटो तैयार करा दिया, और फोटो देखते ही तुमने बोला अरे ये तो वही चोर है। क्या मेरी बात समझ में आई? चोर का फोटो बन गया, लेकिन क्या ये चोर का असली फोटो है? क्या तुमने उसी से क्लिक किया था? नहीं सर। लेकिन फिर भी तुमने तैयार कर लिया, उसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आईज है ना, हेयर, नोज, सारा तुमने इनसे निकाल करके बता दिया। तो ये जो तुमको दिखाई दिए ऊपर, ये सारे इमेजिनरी, ये इनको बोला हमने रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी जिनकी हेल्प लेकर के तुमने जो कंपाउंड है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, और ये जो तुमने बोला, ये दिखाया, ये एक्चुअली कंबाइंड फॉर्म हो गया इनका, तो इसको क्या नाम दे दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे हो बेटा? हाँ सर। अगर चोर खुद ही आ जाता, कहता स्केच बनाने की क्या जरूरत, मेरा फोटो ले लो सीधे सीधे, तो असली फोटो होता। अब हम इनकेपेबल है, हम उसका असली फोटो नहीं मिल पा रहा है, तो हमने ये चीज यूज की। उसी तरह से यहाँ पर वी आर इनकेपेबल ऑफ राइटिंग द करेक्ट स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर। जिस दिन हमको नया साइंस मिल जाएगा ऐसा जिसमें हम 1.2, 1.3, 1.5 बॉन्ड्स ड्रॉ कर पाएंगे, उस दिन हम ये रेजोनेंस कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। यस सर। रेजोनेंस क्यों पिक्चर में आया होगा। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि सामने जो स्ट्रक्चर दिया है या जो कंपाउंड दिया है वो रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा, हमें कैसे पता चलेगा। प्लस हम कैसे ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, हम वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे। तो 2 क्वेश्चंस, उनके जब तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे तो तुम बेसिक लेवल पे रेजोनेंस के लिए रेडी रहोगे। तो पहली चीज तो आप चाहें तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जाम्पल बेंजीन करके लिख सकते हैं। और फिर हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर कंपाउंड विल शो रेजोनेंस और नॉट। क्लियर है बेटा?
हाँ सर। मतलब बेंजीन में वो सर्कल होता है बीच में, वो यही पार्शियल बॉन्ड होता है। हाँ बेटा, वो पार्शियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। सर वो रेजोनेंस हाइब्रिड है और उसके पहले जो दो स्ट्रक्चर बने हैं वो कैनोनिकल फॉर्म्स है ना? हाँ बेटा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सर आपने कौन सा क्वेश्चन लिखने को कहा था? मैंने केवल ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला और फिर बोला कि आप हेडिंग डालिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ। हेडिंग क्या है? हेडिंग है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ कंपाउंड विल शो रेजोनेंस और नॉट। ओके। Sir, how to identify what? How to identify whether compound is showing resonance or not। ठीक, कैसे भी हेडिंग डाल सकते हो कि ऐसे भी लिख सकते हो हाउ टू आइडेंटिफाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब सामने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है हमें कैसे पता चलेगा वो एक्चुअल वाला किसी कंपाउंड का या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब रेजोनेंस कहाँ होगा ये कैसे पता करें, ये मेन चीज है। आर यू रेडी गाइस? सर सो अब इसमें केसेस मैंने बना रखे हैं, आप इनको उसी तरह से याद रखना। करीब 7 केसेस मैं लिखाता हूँ नोट्स में, तो उन 7 केसेस में सारे जो कंपाउंड्स हैं वो कवर हो जाते हैं रेजोनेंस के। अब आप ये सोचिए भाई, ये बिना एक्सपेरिमेंट के तो आप पता नहीं कर सकते ना कि कौन सा केस में डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, किसमें सिंगल बॉन्ड और किसमें बीच वाले बॉन्ड। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स चेक कर लिए जाएं या वो सारे कंपाउंड्स को स्टडी कर लिया जाए तो वो 7 केसेस में आ जाते हैं, फॉल कर जाते हैं। तो पहला केस, व्हेनेवर यू सी डबल सिंगल डबल, देखो मेरे स्टाइल जो बोलने का होगा वो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज लोकल स्टाइल में, स्टैंडर्ड में नहीं जाएंगे, नहीं तो खो जाओगे। बहुत स्टैंडर्ड वे में जब जाते हैं हम लोग तो फिर एग्जाम हॉल में चीजें रिकॉल नहीं कर पाते। थोड़ा सा घरेलू स्टाइल में लर्न करेंगे तो चीजें आप एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। सो मैंने बोलने का स्टाइल क्या है बेटा, डबल सिंगल डबल। तो आप लोग लिखना भी इसी स्टाइल में, डबल सिंगल डबल। ये आपको एकदम फीलिंग्स देगा कि डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, एकदम इसी स्टाइल में उसको रट के रखना है। ठीक है, ये डबल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, ये ट्रिपल सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, और इससे भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब पाई पाई कॉन्जुगेशन कोई रट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वो फीलिंग्स नहीं देता। आप 6 महीने बाद पूरा रेजोनेंस भी भूल जाए फिर भी अगर ऐसा याद है डबल सिंगल डबल तो तुरंत आएगा अच्छा सामने तो रेजोनेंस होगा। कॉन्सेप्ट्स कुछ याद है कि नहीं याद है, लेकिन पाई पाई कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ही क्या है वही भूल जाए। तो ऑल्टरनेट जो डबल बॉन्ड्स दिए हुए हैं, ऑल्टरनेट जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनके लिए कॉन्जुगेशन वर्ड यूज किया गया है। और पाई आप समझ सकते हैं, इट कैन बी डबल बॉन्ड, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है बेंजीन रिंग। तो ऐसा मिला डबल सिंगल कितना भी हो सकता है, मिनिमम कितना है यहाँ पर 2 डबल और बीच में सिंगल दिखाई दे रहा है। तो बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी अब स्टडी ब्यूटाडाइन, यू रिकॉल ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ये 2 एग्जांपल्स कॉपी कर लो बेटा। एनी कंफ्यूजन यू आस्क? तो कोई नोट नहीं है लिखने के लिए? नहीं, सीधे इसीलिए तो सामने जो लिखा हुआ है केस 1, कुछ भी तुम लैंग्वेज लिख लो, whenever we notice in the compound this type of thing double single कैसे भी लिख लो, इट्स अप टू यू, तुम्हारे नोट्स हैं। conjugation meaning you said double occurring alternatively. What are you asking बेटा? मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। conjugation आपने बोला वो alternate alternate है डबल और ट्रिपल
सर आप कंपाउंड का नाम रिपीट कर सकते हो? ब्यूटा 1,3। कंपाउंड का नाम ब्यूटा 1,3 डाई। हो गया बेटा केस 1। शुड आई रिमूव दिस? सर ये जो आपने लिखा है डबल सिंगल ट्रिपल और ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ये भी इसके अंदर ही आता है ना? हाँ, लेकिन क्या होता है ज्यादातर क्वेश्चन डबल सिंगल डबल ही रहते हैं, तो मैं वही रटवाता हूँ। ट्रिपल सिंगल ट्रिपल बहुत ही कम मिलता है, डबल सिंगल ट्रिपल बहुत कम मिलता है। तो आप 99% मानकर चलिए डबल सिंगल डबल ही तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। तो इट इज बेटर वैसा ही याद रखो। ठीक है वो पाई बॉन्ड, तो पाई कुछ भी हो सकता है, डबल ट्रिपल। ओके थैंक यू। और सर अपने कॉन्जुगेशन का मतलब सर केस 1 में ट्रिपल सिंगल ट्रिपल भी लिखे ना? हाँ, वो सब आप ऐड कर सकते हो, तभी तो तुम्हारे नोट्स डिफरेंट होंगे ना। तुम कुछ अपने स्टाइल से लिखो, भूलना नहीं है, मेन इतना है। अब इसके आगे तुम आगे पीछे जो मैं बातें करता हूँ तुम लिख भी सकते हो। Sir, double, single and triple also is okay, right? लिखा तो है बेटा। Okay, sir. सर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या था? ऑल्टरनेट है बेटा, ऑल्टरनेट। ठीक, हटा दें इसको। माइक यूज करें बेटा डाउट्स पूछने के लिए, है ना, बाकी बच्चों भी सुन पाएंगे। somebody saying sir is that every double single double will have to show resonance? Yes beta, every time. Should I remove this? Have you all copied? Yes sir. Yes. चलो केस 2 देखो बेटा। केस 2 में इट्स लाइक कि लोन पेयर दिया होगा किसी एटम के ऊपर, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। तो इसको मैं कैसे रटवाता हूँ? लोन पेयर सिंगल डबल, याद रख पाओगे इस तरह? लोन पेयर सिंगल डबल। अब जहां डबल है वहां आपका ट्रिपल भी हो सकता है ना, तो पूछने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मान के चले। अच्छा, स्टैंडर्ड वे में इसको क्या बोलेंगे? लोन पेयर किस ऑर्बिटल के अंदर लिखेंगे? पी ऑर्बिटल। ज्यादातर जो तुम्हारे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यही सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आने वाले हैं। ऑर्बिटल कोई भी हो सकता है लेकिन हम यूजुअली पी लेके चलते हैं। और उसके बाद किसके कॉन्जुगेशन में वो है बेटा? पाई के। तो इसको इस टाइप के रेजोनेंस को क्या बोला जाता है? पी पाई कॉन्जुगेशन। So, और पी is के there any नीचे क्या लिखेंगे? hybridization, sir? पी के नीचे क्या लिखेंगे बेटा? क्या होंगे? कोई कुछ बीच में सर आपकी आवाज ब्रेक हो सर रही आपकी है। आवाज। हेलो Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, now we can hear you. Yes, sir. Sir, do we consider hybridization also, sir?
प्लीज ये सब यूज मत करें, जो बताया जा रहा है उस पर पूरा फोकस्ड होकर बात करें, ठीक है? कुछ भी इधर उधर की चीज माइंड में मत लाएं, मैं खुद सब कुछ बताऊंगा आपको। तो केस 2 कॉपी किया था क्या आपने? सर नो सर। हाँ सर, आपने पी पाई के बारे में कुछ बता रहे थे सर आप। इतना समझ में आया था बेटा, मैंने कहा था आप ऐसे लिख लेना, लोन पेयर सिंगल डबल, है ना, ये लोकल लैंग्वेज में, ये कहीं किसी स्टैंडर्ड बुक में इस तरह लिखा नहीं होगा, लेकिन माइंड में आपकी इसी तरह जाना चाहिए कि लोन पेयर है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है। ये लोन पेयर सिंगल ट्रिपल भी हो सकता था, वो वही चीज है। स्टैंडर्ड वे में इसको क्या बोलते हैं बेटा? सर पी पाई कॉन्जुगेशन। पी पाई कॉन्जुगेशन। और पी के नीचे क्या लिखना जरूरी है? फिल्ड। क्या फिल्ड? इसके बेस्ट एग्जांपल देख लो बेटा। याद है नॉमेनक्लेचर से मैंने कहा है कि देयर आर फ्यू कंपाउंड जिनके नाम आपको रटे होने चाहिए, तो स्लोली स्लोली वो याद हो जाएंगे। जैसे फिनॉल, कैन यू सी लोन पेयर सिंगल डबल दिखाई दे रहा है? यस सर। बट स्टूडेंट मे गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ डबल सिंगल डबल भी दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। तो जब कभी भी ऐसा नजर आए तो उसमें ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा कि आप लोन पेयर सिंगल डबल, और अगर डबल सिंगल डबल दोनों पॉसिबिलिटीज दिखती है तो लोन पेयर सिंगल डबल इस तरह एक्सटेंडेड वे में लेना। इट इज नॉट डबल सिंगल डबल, ये केवल लूप यहाँ खत्म हो जाएगा। बट व्हेन यू दिस टेक लोन पेयर ऑल्सो, इट विल बी लाइक लोन पेयर सिंगल डबल, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड वे। तो हमेशा कौन सा रेजोनेंस प्रिफर किया जाएगा बेटा? लोन पेयर सिंगल डबल एक्सटेंडेड वाला। कौन सा? एक्सटेंडेड वाला। एक्सटेंडेड। इसी का दूसरा बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है NH2। तो यहाँ पर इसको क्या नाम देते हैं बेटा, याद है? इसका भी नाम आपको अनिलीन। एनिलीन। तो ये सब नाम भी धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, बार बार हम लोग ये सब लिखेंगे। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Sir, could you explain the part why P was filled? वो part लोन पेयर है ना बेटा, लोन पेयर एकोमोडेट करेगा, अगर ऑर्बिटल तो फील्ड नहीं होगा। वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 सर। तो 2 जब दे दिए तो फील्ड ही कहलाएगा वो। ओके सर। और सर इसको पी पाई नहीं बोलेंगे, इसको एक्सटेंडेड बोलेंगे। नहीं पी पाई बोलेंगे। एक्सटेंडेड क्या? एक्सटेंडेड का मतलब होता है ये रेजोनेंस, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, लोन पेयर सिंगल डबल। अब इसको आगे भी डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट चलता चला जाएगा। हमारे लिए केवल इतना हिस्सा मैटर करता था ना ये। तो आई कैन सी कि यस रेजोनेंस ऑफ एक्सटेंडेड भी मिल गया, दैट इज अ बोनस। ओके सर। सर वो फिनॉल का अगेन एक्सप्लेन करिए ना प्लीज। ये है ना बेटा लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल हो गया रेजोनेंस। ओके ये सर। वाला। फिर वो एक्सटेंडेड का क्या कह रहे थे आप? एक्सटेंडेड का मतलब है कि वो आगे भी रेजोनेंस चलेगा बेटा। लोन पेयर सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, वो केस 1 वाला भी एक्सटेंडेड वे में आ गया, बोनस हो गया। थैंक यू। बट सर प्रेफरेंस तो सेकंड केस को पहले देंगे ना? हाँ, क्योंकि सेकंड केस एकोमोडेट करने से वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ले लिया और सेकंड वाले को छोड़ दिया तो सब कुछ नहीं आ पाया ना। कंफ्यूज मत हो, इतना टेंशन मत लो, आप केवल इस पे फोकस करो। लोन पेयर सिंगल डबल, यस, आगे हम और देख लेंगे आगे चल के। ओके। Should I remove this बेटा? इसमें भी आप देखो, दिख रहा है लोन पेयर सिंगल डबल। कैन यू आइडेंटिफाई? You are writing in preference manner, sir. Forget about preference यार, मतलब मैं ज्यादा बता दिया तो आप कंफ्यूज होने लगे, इसलिए मैं कई बार अवॉइड करता हूँ। आप खाली पिन फोकस करो, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, रेजोनेंस हो रहा है? यस हो रहा है, बाकी चीज भूल जाओ। हो गया सर। हो गया, हटा दें इसको। यस गाइस, केस 3 पे आते हैं। केस 3 में क्या होता है कि वही एटम जिसके पास लोन पेयर था उसके पास निगेटिव चार्ज भी है। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे?
लोन पेयर निगेटिव चार्ज, सिंगल डबल, ये लोकल स्टाइल में। स्टैंडर्ड स्टाइल क्या होगी? वही पी पाई कॉन्जुगेशन, क्योंकि ऑर्बिटल तो तब भी पी रहने वाला है, चार्ज एटम के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल में होगा, उसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकते। तो सोचिए, अगर आपने स्टैंडर्ड तरीका याद रखा हुआ है तो आप केस 3 और केस 2 को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने लोकल स्टाइल में याद किया हुआ है तो आप ज्यादा अच्छे से डील कर पाओगे उसको, क्योंकि आपको डिफरेंस में क्लैरिटी है, यहाँ पर वो क्लैरिटी दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। व्हाट डू वी से? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। फिनॉल का एच हटा दोगे तो कॉन्जुगेट बेस आता है, जिसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। कैन यू सी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, सिंगल डबल? यस। तो यहाँ ये वाला रेजोनेंस हो रहा है। आप एसिटिक एसिड याद है बेटा? एसिटिक एसिड, उसका भी एच हटा दो तो उसका जो कॉन्जुगेट बनता है उसको बोलते हैं एसीटेट आयन। कैन यू सी लोन पे नेगेटिव सिंगल डबल? यस। एग्जांपल्स को भी कर लो। सर यहाँ पे मुझे ये सर वो समझ नहीं आ रहा है कि पी को फील्ड क्यों लिख रहे हैं हम नीचे। क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसको फील्ड ही बोला जाता है। ओके, थैंक यू। सर वो एलपी के नीचे क्या लिखा है? लोन पे नेगेटिव, नेगेटिव। सर आप यही समझा रहे थे ना कि फेनॉल में से एच निकाला तो फेनॉक्साइड आयन। हाँ, वो क्योंकि पुराना अपने को आता है ना कॉन्जुगेट एसिड बेस, तो ऐसे ही मैंने बता दिया, उसका कोई लेने देना नहीं है रेजोनेंस से। ओके सर, हो गया सर। एक सेकंड सर, phenoxide ion सर हो is गया। the common name, sir. फिनॉक्साइड आयन वो आईयूपीएसी में भी एक्सेप्टेड है और कॉमन भी एक्सेप्टेड है। सर सर वो जो आपने आयन लिखा है, मतलब उधर वो एक स्पेस फिल है कि मतलब हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया उधर? कहाँ पर? सर वो जो ओ है ना, वो लोन पेयर, उसके ऊपर माइनस साइन है। हाँ, माइनस साइन है। मतलब सर वो मतलब फिल करने का एक इलेक्ट्रॉन की मतलब है पहले, मतलब है उधर एक इलेक्ट्रॉन। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप पूछ क्या रहे हो। ये O है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो जबरदस्ती कंफ्यूज मत हो, हटा दें इसको। Yes, sir. चलो गाइस, केस 4 पे आते हैं, ध्यान से देखते रहिए। केस 4 में क्या होता है कि देयर इज एन एटम जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए बेटा? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो जनरली कार्बन जो होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तब आता है जब उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक, तो कोई एटम है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और वो किसी दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेड है, और वो दूसरा एटम कहीं और पाई बॉन्डेड है। इट्स लाइक एम्प्टी, सिंगल, और क्या लिख दें हम लोग? डबल और डबल हो सकता है ना। तो ये सिचुएशन बनती है, राइट। इसमें भी जो ऑर्बिटल है उसको इंडिकेट करना पड़ेगा, तो वहां पी लिख दिया। तो पी, और ये क्या है? पाई। फिर से क्या नाम आया? पी पाई कॉन्जुगेशन। लेकिन इस पी के नीचे क्या लिखना मैंडेटरी है? एम्प्टी। एम्प्टी। यस, बस हो गया। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स देख लो। जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है, आगे चल के इसको स्टडी भी करना पड़ेगा। इसको कहते हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। व्हाट डू वी से? बेंजाइल कार्बोकैटायन। कैन यू सी प्लस सिंगल डबल? यस सर। रेजोनेंस हो रहा है, ठीक। लेकिन याद रखना, हर प्लस का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता।
जैसे कि अगर मान लीजिए NH3+ लिखा हुआ है तो इसके पास प्लस चार्ज तो है, लेकिन अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो नाइट्रोजन के चारों ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रहे हैं, देख रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ पर नो एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ये रेजोनेंस दिखा नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? तो नाम क्या कंपाउंड का? हाँ सर। नाम भूल जाओ, दोबारा सुनो, जो लोग ने डिस्टर्ब किया वो चुप हो जाए। मैंने बोला NH3 भी प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है, N पे प्लस है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन इज नॉट हैविंग एनी एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये अगर तुम किसी सुटेबल ग्रुप के साथ पाई बॉन्ड के साथ लगाओगे तो यहाँ रेजोनेंस दिखाई देगा क्या? आंसर क्या है? नो। समझ में आ रहा है ना? जो मैं समझाने को ट्राई कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो बेटा। इज इट क्लियर? यस सर। प्लस का अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आप बोल रहे हो ना कि आप उसको कोई और कंपाउंड से कनेक्ट करोगे तो वो नहीं समझ अरे में। भाई, ये जो एटम है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तब वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर पाएगा। तो इस N के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो पाई के साथ रेजोनेंस नहीं करता है, ये कह रहा हूँ। ओके। चलो, किसी ने नाम पूछा था इसका, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। कॉपी कर लो बेटा। सर कैन Yes, यू बेटा। प्लीज टेल दैट कि CH के ऊपर आपने प्लस के बारे में क्या कहा था? मैंने कहा था कि कार्बन पे प्लस होता है ना तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है, तो आपको Okay. वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है, वो मान के चलते हैं कि वहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। ओके सर। तो सर ये एक्सक्लूसिवली कार्बन के लिए है? हाँ, सब जगह नहीं चेक कर पाएंगे बेटा, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो कुछ चीजें याद अपने आप हो जाती हैं, इस तरह से मैंने बता दिया, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो सबको मालूम है ना। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू विल गेट टू नो। ओके सर। यस सर। एक बोरॉन बड़ा पॉपुलर है, वो बोरॉन की खास बात ये होती है कि बोरॉन में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है 3 बॉन्ड्स बनने पे। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं तो ऐसा, क्या तुम रियलाइज कर पा रहे हो यहाँ पर एम्प्टी सिंगल डबल का केस बन रहा है? यस सर। है ना? तो ऐसा मान लो मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये एग्जाम में नहीं मिलेगा ऐसा बॉक्स टाइप का, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो एम्प्टी सिंगल डबल यानी कि यहाँ पर भी रेजोनेंस विजिबल है। ये भी चाहिए तो कॉपी कर लो बेटा। मतलब सर वो जो बोरॉन का p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो गया है ना? हाँ। ओके सर। रिमूव कर दे बेटा केस। ओके सर सर क्या प्लीज बताओगे आपने वो मेकआउट कैसे किया कि वो एम्प्टी है? वो मुझे केमिकल बॉन्डिंग आता है। अरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता होता है ना ऑलरेडी। So what have you written the name for that boron compound? उसका कोई नाम नहीं लिखा बेटा, ऐसे रैंडम कंपाउंड्स बहुत सारे बनाऊंगा। और सर वो बेंजाइल कार्बो बेंजाइल है, BENZYL, कार्बोकेटायन, कार्बोकेशन जैसा लगेगा, कार्बोकेटायन बोलते हैं। हाँ वही। ओके सर। Should I remove this? सर इनमें ऐसा कुछ होता है कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल है तो फिर इनमें लोन पेयर आएगा या कुछ लाइक जो दूसरा पी पाई कॉन्जुगेशन था उससे? क्या कोई समझ पाया बच्चे ने क्या पूछा? सर रिपीट करना बोल। सर इनमें कुछ ऐसे होता है क्या कि लाइक इनमें एम्प्टी ऑर्बिटल है तो फिर लाइक इसके पहले हमने जो पी पाई कॉन्जुगेशन पढ़ा था उसमें लाइक लोन पेयर होता है तो वो इसमें फिल होता है या कुछ? उसका इससे क्या लेना देना, ये अपना केस है। अच्छा ओके। ये सबके अपने अपने रेजोनेंस है भाई, इंडिया में अपना चल रहा है, चाइना में अपना चल रहा है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। वो जब मिलके कुछ कंपाउंड में आएंगे तो देखा जाएगा, अभी नहीं है ऐसे। ओके सर, थैंक यू। इसको हटा दें। यस। आपको केवल ये बताया जा रहा है कि कैसे पहचाने कि कहीं पर रेजोनेंस है या नहीं है, मतलब तुम्हें ये केवल बताया जा रहा है
चेहरा देखो, अगर ऐसे कपड़े पहने हो तो समझ लेना कि वो एक्टर है, बस समझ लो ऐसा है। आपको फोटो दिखाया जा रहा है तो कुछ मिक्स्ड नहीं करना है चीजों को। ऐसा दिखेगा तो रेजोनेंस होगा, नहीं दिखा नहीं होगा। चलो केस 5 पे आते हैं बेटा। केस 5 में आप ऐसे लिखिएगा कि एक एटम है जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? ऑड सिंगल डबल। अच्छा, ऑड का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी ऑड होता है, 5 भी ऑड होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑड का सर मतलब ऑड इन होगा 1 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन। ऑड मेरी बात इलेक्ट्रॉन। बीच में मत बोलो। ऑड का मतलब हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। 1 इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी चीज को ऑड नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब आप ध्यान से देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो ये है, इसका नाम है एलाइल फ्री रेडिकल। तो क्या तुम देख पा रहे हो? कार्बन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसी को फिट बैठता है कि नहीं? यस सर। फिर इसी तरह एक दूसरा पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसका नाम है बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब देखो, मैंने आपको नहीं भी बताया, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा होता है ना, वो कई चीजें खुद करना शुरू कर देता है। जैसे आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट इज कार्बोकैटायन, आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट इज फ्री रेडिकल, बट एक कॉमन सेंस अच्छे बच्चे में अपने आप आ जाता है। नहीं आता कि अगर पूछ लेंगे फ्री रेडिकल क्या है तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, या पूछ लिया कार्बोकैटायन क्या होता है, आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। दैट हैज नथिंग टू डू विद रेजोनेंस। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो हम बार बार लिखेंगे, लेकिन हो सकता है उसका डिस्कशन उस टाइम पे ना हो रहा हो, लेकिन एक कॉमन सेंस से आप कई सारी चीजें दूसरी भी डील कर सकते हो। तो वैसा आप करना शुरू करो। ये मत सोचो कि हर चीज जो है सामने टीचर ने बोलेंगे तभी हम उसके बारे में सोचेंगे। अपने आप उसको एनालाइज करिए, आपस में बातें भी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग एक दूसरे से। चलो, तो इसको हम लोग अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, बोलो? Sir, odd electron in p pi orbital. So p pi P-pi conjugation, but conjugation is odd p pi half conjugation. filled. Yes. इसको भी कॉपी कर लो बेटा। सर ये सब नेम इम्पोर्टेंट नहीं है ना, स्टैंडर्ड नेम? क्या चीज? स्टैंडर्ड नेम इम्पोर्टेंट नहीं है ना लिखना? नहीं नहीं लिखो, ऐसा कैसे नहीं लिखोगे? लिखना है, लेकिन याद नहीं रहता एग्जाम में इतना। याद क्या रहता है? वो लोकल वाला जो दिखता है सामने, और सिंगल डबल दिखा, बस वही है। वो पी पाई कॉन्जुगेशन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वाला है, तो ये याद नहीं रहता बच्चों को। लिखना तो है, नोट्स तो रखना पड़ेगा ना तुमको। यस सर। सर ये हाफ फील्ड क्यों लिखा है सर, बोलना नेक्स्ट। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें खाली 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड हुआ। थैंक यू। हो गया सर। Should I remove this? Yes sir. So 1 minute. Okay. सब लोग अच्छे से लिखो, हाँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। और मैंने पहले ही बोल रखा है, भूल जाना कि तुमने अभी तक रेजोनेंस में क्या पढ़ा था। जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए, परफेक्शन के साथ सब कुछ होगा आपका। Yes sir, done sir. सर यस सर आप मेरे को एक मतलब डाउट है। बोलो ना। सर वो अभी हम लोग ने वो किया था ना इससे पहले, बेंजाइल कार्बोकैटायन और
ये भी बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसका एक कंपैरिजन बता दो ना, डिफरेंस साथ में साइड बाय साइड करके। क्या चीज बता दूं मैं? डिफरेंस और दोनों सेम टाइप लग रहे हैं, मतलब सिमिलर जैसा। सेम कहाँ लग रहा है भाई, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज है, कैसे मजाक करो, यही सब तो तुमको करना है, तुम उल्टा मुझसे पूछ रहे हो। वो तो मैंने इसीलिए बताया ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सब ये सब सोचते हैं, इनके बारे में अपने आप समझ में आते हैं। अचानक से मैं पूछ लूं कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, तो कोई कम से कम इतना तो बता सकता है ना, कार्बन पे प्लस होता है। किसी से हाँ पूछ सर। ले फ्री रेडिकल क्या होता है, तो बोले कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब अपने आप डेवलप करने वाली बात है। ओके सर। फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मुझसे बढ़ गई, देखो कि मैं तुमको ये लिखाऊं। इज इट पॉसिबल कि छोटी छोटी चीजें आपको बताते रहेंगे, फिर टाइम कहाँ है इतना? ओके सर। या तो तुमने 5 साल के लिए एडमिशन लिया होता, और तब तक जेई तुमको अलाउ ही नहीं करता एग्जाम। चलो केस 6 पे आते हैं। केस 6 इज अ डोमिनेटिंग केस। ये मैं तुम्हें राज की बात बता रहा हूं, पढ़ने से पहले। क्या है केस 6 वो तो अलग बात है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे, और तुम्हें लगा कि आंसर इससे भी डिसाइड हो सकता है और किसी और से भी डिसाइड हो सकता है, तो किसको आप करेक्ट मान लोगे? किसके बेसिस? इस वाले के, है ना? तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें होता है कि कोई एम्प्टी ऑर्बिटल वाला कोई एटम होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल, और उसका नेबर जो होगा ना, उसके पास लोन पेयर होगा। समझे ना? एम्प्टी ऑर्बिटल और पड़ोसी के पास क्या हुआ बेटा? लोन पेयर। लोन पेयर। लोन पेयर। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को रिकॉल करें तो इसी रेजोनेंस को बैक बॉन्डिंग बोला जाता था। याद आ रहा है कुछ? Yes, Yes, sir. BS3। तो ये एक काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस है, लेकिन यहां पर हम इसको केस 6 बोलकर रख रहे हैं, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्प्टी सिंगल लोन पेयर, एम्प्टी सिंगल लोन पेयर, याद रहेगा? Yes, sir. और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या है? पीपी, पीपी रेजोनेंस। और एक पी के नीचे क्या लिखेंगे? एम्प्टी। और एक पी के नीचे Filled. ये कोई और भी हो सकता है, मतलब पी पाई डी, कुछ मतलब डी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम डील की ना ऑर्बिटल्स में करने वाले हैं, पी में। तो इसलिए आपने देखा होगा बार बार मैं ऑर्बिटल के बदले क्या इंडिकेट करता हूं वहां पर? पी, है ना? अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे कि CH3, CH+। CH+ का मतलब कार्बन इज हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल, पड़ोस में ऑक्सीजन डाल दो जिसके पास लोन पेयर है। तो ये एग्जाम्पल बन रहा है ना 6th केस। फिर इसी तरह से मैं एन ओ के बदले एन डाल सकता हूँ। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? तो यही वाला केस बनेगा, है ना, कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ये फील्ड, इनका रेजोनेंस, ये एम्प्टी ऑर्बिटल, ये फील्ड, इनका रेजोनेंस। ठीक है, ये लिख लो। Can I remove this beta? Sir, 1 second, sir.
Sir, done. These 6 cases are actually you will notice in different compounds. एक 7th केस मैं जनरली अवॉइड कर देता हूँ कई बैचेस में. आप देख लो, लिख लो इसमें, लेकिन इमोशनल मत हो जाना, ठीक है? अगर कम समझ में आया तो इसको इग्नोर कर देना. उसको मैं ऐसा लिखाता हूँ बेटा, देखो क्या तुमको इसमें कोई रेजोनेंस दिख रहा है CO2 में? No, Sir, I think yes. No, sir. Native. Sir, I think yes, sir. ज्यादा सोचना नहीं. सर O के ऊपर नहीं है सर. रेजोनेंस के लिए देखो आपने क्या लिखा था, लोन पेयर सिंगल डबल. तो लोन पेयर तो है लेकिन सिंगल डबल ऐसा कुछ विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, है ना? अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं, नाउ यू कैन सी लोन पेयर नेगेटिव सिंगल पाई. क्या देख पा रहे हो? हाँ सर. Then it is easy for you. It is easy for you to tell resonance if they give this structure. लेकिन CO2 का वो ये वाला स्ट्रक्चर बना के देते हैं. तो मैं आपको किस तरह से याद करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे याद रखो, CO2 टाइप केस. मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी आपको मिल सकती हैं जहां पर स्ट्रक्चर तो ऐसा दिया होगा, लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ वो इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये रेजोनेंस शो करता है. तो ये हमारे लिए रेजोनेंस वाला केस बन जाएगा. ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. एक एग्जांपल कॉपी कर लो. अगर हल्का भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बस लिख के छोड़ दो, भूल जाओ. जब आप थाउजेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शायद कहीं एक आध आपको ये मिलेगा. इसलिए अभी के लिए, क्योंकि अभी आपको नॉलेज कम है, इसलिए इसको इग्नोर कर देना. इसका हेडिंग कुछ नहीं है ना? CO2 टाइप. Sir, but CO2 सच Sir, में it is ऐसा not there in organic chemistry, no, sir. आएगा बेटा, सब आएगा. CO2 टाइप Okay, sir. रेजोनेंस से मतलब थोड़ी ना तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक. Sir, रेजोनेंस because रेजोनेंस it, कंपाउंड्स में होता है. sir, because it was given in chemical bonding in NCERT, so only I was asking. सर सच में ऐसा रेजोनेंस दिखाता है क्या CO2, या बस क्वेश्चन हाँ वाइज नहीं वो नहीं, अलग दिखाता है दिखाते भाई, हैं? दिखाता है, तभी तो लिखा है CO2 टाइप. अच्छा, मुझे लगा बस यानी क्वेश्चन में ऐसा CO2 बना. लीडर होगा इन टाइप की कंपाउंड्स के लिए. सर यस बेटा. ऐसा तो मतलब हम लोग किसका भी रेजोनेंस बना सकते हैं क्या? किसी का भी नहीं बना सकते. 7 केसेस लिखा है तो हमने इनकी फोटो से मैच करेगा तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो रेजोनेंस उस कंपाउंड में नहीं बोला जाएगा. ओके सर. नहीं मतलब सर इसके ये और K7 एग्जांपल्स है देख के क्या? ऐसा लग रहा है. K7 के इग्नोर करो ना अभी. मैंने क्या बोला, आप 6-7 केस को केवल लिख लो, उसके बाद इसको भूल जाओ. उस पर ध्यान मत दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए. आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि पता चला किसी एग्जाम में 99.99% चीजें जो आती हैं उन पे ध्यान देने के बजाय 0.01% पे ज्यादा फोकस्ड हो गए तो ये चीज खो जाएगी. हमारा पहले इस पे है. ये कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे. अगर तुम्हारा 99.99% आ गया तो इग्नोर करो इसको. लिख कर रखना है. हो सकता है तुम्हारे अंदर टैलेंट 100% वाला हो, इसलिए लिख कर रखना है. डन बेटा.
Should I remove this, beta? Yes. Yes, sir. Guys, the next part is how to draw resonating structure. पहला पार्ट क्लियर हो गया कि हमको फोटो दिखाओ, हम पहचान जाएंगे फोटो देखते ही कि वो एक्टर है कि नहीं, मतलब स्ट्रक्चर दिखाओ, हम पहचान जाएंगे कि यहाँ रेजोनेंस है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करें, तो सेकेंड हेडिंग क्या डालेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर? How to draw resonating structure. How to draw resonating structures. Guys, यहाँ भी स्टैंडर्ड वे में ड्रॉ करते हैं, बट वो फिर लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो मैंने एक जो है छोटा सा तरीका निकाला है जिससे आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप उसको देख लो, आपको ज्यादातर कंपाउंड से बड़ी आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे आप। CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। पहले तो बताओ यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। होगा। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। होगा। So it will happen. तो रेजोनेंस होगा। नाउ हाउ टू राइट अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों के दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग, इसके लिए भी दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बाकी कैसे ड्रॉ करें? बहुत सिंपल है। सबसे पहले जब आपने बोला एम्प्टी सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल, इसका मतलब हाउ मेनी एटम्स आर इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, जिनके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड होंगे? Sir, 2. Sorry, 3, sir. क्या सबको समझ में आ रही है मेरी बात? 2 ऑर्बिटल प्लस एम्प्टी वाला एक ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड जो बना रहे हैं वो 2 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल्स या 3 एटम्स बोल सकते हो आप रेजोनेंस में इन्वॉल्वड हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. उसी तरह से क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो 3 एटम्स जो रेजोनेंस में इन्वॉल्वड है? हाँ ना बोलते रहिए बेटा, इससे समझ में आएगा मुझे कि आप यस सर। ठीक है। सो ये तो क्लियर हो गया कि जब भी इस तरह का रेजोनेंस आएगा तो हाउ मेनी एटम्स विल बी इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस? 3। एक टाइम पे 3 ही एटम्स इन्वॉल्व होंगे, एक टाइम पर 3 एटम्स, ऐसे हम माइंड में रखेंगे, ठीक। तो अपना हाथ निकालेंगे सारे बच्चे और स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम होगा उस पे थंब रख दो, थंब रख दो और फर्स्ट फिंगर से स्वैप करा देना है, केवल इन दोनों को स्वैपिंग कराई तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। कांट यू राइट इन दिस मैनर? Yes, sir. बस आंसर आ गया। इसी को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से यहाँ बताइए कहां पर रखोगे थंब? मिडल वाले में। मिडल वाले पे। यस, मिडल वाले पे आपने रखा और फर्स्ट फिंगर से स्वैप करा दिया। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी? नो सर। यहाँ आपको डिफिकल्टी नहीं आए। ऐसा होता है ना कि जब छोटा बच्चा होता है तो घर पे मम्मी उसको सिखाती है कि बेटा स्टेप्स छोटे छोटे चलाओ, तो घर छोटा होता है ना, अपना जो हॉल होगा वो छोटा होगा, तो बच्चे को उतना ही एरिया कवर करना होता है, तो बड़ा कंफर्टेबली तरीके से वो कवर कर लेता है। फिर किसी दिन मम्मा उसको बड़े फील्ड पे लेकर गई और जब बच्चे को बड़े फील्ड पे लेकर गई तो बच्चे ने पूरा फील्ड देख लिया अनफॉर्चुनेटली एक साथ और वो घबरा गया। Sir, could you go to the last slide, sir? बस 2 सेकंड दो ना मुझे, सब में जो मैं बोल रहा हूँ वो उस पे ध्यान दो, बाकी तो कॉपी होता रहेगा बेटा। अब वो बच्चा जब बड़े फील्ड पे पहुंचा तो क्यों परेशान हो गया? क्योंकि उसने वो जो स्टेप्स मम्मा ने सिखाए हैं वो भूल करके ग्राउंड को देखने लगा। जैसे सामने देखो, जब तुम सामने देखोगे ना तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये है बड़ा सा रेजोनेंस। इसको देख के घबराना नहीं है, उन स्टेप्स पे ध्यान देना जो सिखाया गया। क्या सिखाया गया? आइडेंटिफाई 3 एटम्स जिनका तुम रेजोनेंस विजिबल है तुमको। क्या तुम देख पा रहे हो?
यस पूरे ग्राउंड को नहीं देखना है। Yes. मम्मा ने उसकी बोला पूरे ग्राउंड को नहीं देखो बेटा, अपने स्टेप्स को देखो जो तुम चल रहे हो, तुम डेफिनेटली पूरा ग्राउंड कवर कर लोगे। 3 एटम्स तुमने आइडेंटिफाई कर लिए, क्या तुम समझ पा रहे हो थंब कहाँ रखा जाएगा? बीच वाले पे, मिडल वाले आइटम। क्या तुम ये चीज रियलाइज कर पाए कि स्वैपिंग होगी वहां पर इस तरह से? यस पूरा फोकस उस पे रखो, बाकी ग्राउंड मत देखो, पूरा फोकस उस पे। क्या समझ में आई चीज? यस अब जो बाकी है वो अनटच्ड है, इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर बच्चे ने मम्मा से पूछा अब आगे क्या? तो उन्होंने कहा अब आगे तो आगे देखो। कांट यू अगेन आइडेंटिफाई 3 एटम्स, लोन पेयर सिंगल डबल? यस Yes or no? यस Yes, sir. Yes. Now can you identify the middle atom जिस पे आपको थंब रखना है? यस मिडल। Yes, sir. बाकी चीजें क्या रहेंगी? अनटच्ड। स्वैप करा दिया। क्या तुम फर्दर उसी छोटे बच्चे की तरह नहीं देख सकते हो लोन पेयर सिंगल डबल? So we can see. तो बस वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेता हुआ बच्चा चलता चला गया और उसने पूरा ग्राउंड कवर कर लिया। ग्राउंड कवर करने के बाद वो एक विनर बन गया। डन। सर एक मिस हो गया ना? कोई मिस नहीं हुआ। हाँ सर, जो अ, ऑक्सीजन से टच करता है वो वाला काम। कहाँ पहले की बात कर रहे हो, लास्ट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? आप समझे नहीं। ये रेजोनेंस ये बन गया। प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पर मिस किया मैंने? फिर एक बार वो लोन पेयर को उसके पहले भी आना है ना? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बीच में भाई ना थंब रखने ये का है तो 3 स्टेबल एटम्स रहेगा। है, थंब यहाँ रखा गया तो लोन पेयर वहां गया स्वैप होकर के, डबल इधर आ गया। कहाँ मैंने गलती कर? अच्छा ओके सॉरी। आप देखने में मिस्टेक कर रहे हो। हाँ सर अब वापस आ सकते हो, लेकिन वो रिपीट होगा। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है? किसी को इसमें कुछ पूछना है बेटा? नहीं तो मैं स्क्रीन चेंज करूँ पुराना वाला। सर मेरे को पूछना था, बोलो बोलो। मतलब सर हम लोग ने वो जो लोन पे था वो सी को ट्रांसफर कर दिया। हम यहाँ CO ये देख ही नहीं रहे थे, हम तो केवल देख रहे थे लोन पे नेगेटिव सिंगल डबल। बीच वाला आइटम दे, थंब रखा, स्वैप कराया। अब बोलो तुम कहानी। तो प्रीवियस पेज। हम तो देख ही नहीं रहे थे ना कार्बन कौन है, ऑक्सीजन कौन। हमें तो केवल वो मेथड पता है, 3 एटम्स आइडेंटिफाई करो, सेंट्रल एटम पे थंब रखो, स्वैप करा दो। कॉपी कर लो बेटा। अब ये जो जुगाड़ है या चीप लैंग्वेज है, मैं लिखा नहीं सकता, ये तुमको अपनी स्टाइल से लिखना है ना? इस तरह करके कि दीज आर द 3 एटम्स, जस्ट पुट थंब हियर इन द मिडिल एटम, इस तरह करके कुछ भी लिख लो आप। दैट इज द सिंपल घरेलू स्टाइल टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सर आपने ये सी और ओ को साफ किया तो लाइक ओ सी की जगह आना चाहिए था, सी ओ की जगह ना? एटम नहीं शिफ्ट होता है बेटा, अच्छा ओके। positions of atoms will not change। केवल क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस। Sir, electron, yes.
Sir, could you go to the next slide, please? Should I remove this? डाउट Yes, sir. पूछा है सर चैट में, सर प्लीज लिखना ना। क्या डाउट लिख रहे हो सर? वन डाउट, व्हाई वी राइट प्लस ऑन कार्बन एज वी आर टोल्ड टू राइट प्लस ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये कब बताया मैंने कब बोला कि प्लस लेस इलेक्ट्रॉन? सर बताया नहीं, पर वो ऐसा पहले हम लोग को बोला था ना कि प्लस उस पे डालने का, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कब बोला है सर? वो प्रीवियस चैप्टर में सर। हाँ तो उसको भूल जाओ, है ना, जो चल रहा है उस पे फोकस है। तो वो भी कुछ कंडीशंस के लिए बोला सब भूल जाना है, जबरदस्ती का कोई चीज कहीं पर नहीं घुसेड़ देना है बेटा, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने आप को। Should I remove this? Yes sir. इसको कॉपी कर लो बेटा। जो चीज चल रही है उसके अलावा कुछ और सोचोगे तो तुमको इसमें डाउट्स रह जाएंगे, इसमें डाउट्स रह जाएंगे, फ्यूचर में कोई तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होगा क्लियर करने के लिए। जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो तो बाद में पूछ सकते हो, बाद में जब ये सब समझ लिया, अच्छे ढंग से आ गया, तो कभी ऐसे ही पूछ लिया कि सर क्या कार्बन पे कभी प्लस हो सकता है, तो मैं यस और नो और एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूं। लेकिन उसको यहाँ क्यों लिंक कर रहे हो? यहाँ इंपॉर्टेंट है हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके सर। Or हो गया बेटा? sir, I had a एक doubt. सेकंड। यस बेटा बोलो। So in the cases where, like in this case, we took the p pi conjugation because that's like extended, so like that will be the answer. So we do not take the other, like the pi wala into account, या फिर लेते हैं, मतलब do we apply multiple resonating criteria और एक ही लगाते हैं एक पे? मेरे को ज्यादा समझ में तुम्हारी बात तो नहीं आई है, but if you see this is the example where two cases are covered, but it should be an extended manner. Everything should be connected. If it is not, then that case will not be considered. You cannot deal separately. Oh, okay, sir. Should I remove this page? Yes sir. देखो इसको स्टैंडर्ड तरीके से भी ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड तरीका इसका क्या है? लिसन केयरफुली। लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है बेटा? तो ऑक्सीजन बिकॉज इट इज कैरिंग लोन पेयर, इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आगे जो कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चल रहा था तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो इसने पुश किए इलेक्ट्रॉन्स को आगे की डायरेक्शन में। तो क्या होगा बेटा? ये वाले कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड क्रिएट होगा। कैन यू सी? तो पेंटावैलेंसी वो नहीं होल्ड कर सकता, तो वो अपने आगे वाले बॉन्ड को तोड़ देता है। तो दिस वे you get resonating structure where this oxygen has given electrons, तो उस पे प्लस आएगा, बट पहले से माइनस है तो इट विल बिकम न्यूट्रल। और इस कार्बन ये कि न्यूट्रल था, इस पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप हुआ तो इस पे माइनस आया। थोड़ा बहुत समझ में आया? ऑक्सीजन का रीजन बताइए ना। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर देगा,
पाई बॉन्ड आगे वो टूटेगा, ये सिंपल सा तरीका है। Sir, इसी this is the तरह से हम last आगे वाले भी example. ड्रॉ करेंगे, सब इसी स्टाइल में चलता है चला जाता है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम इस चक्कर में पढ़ो, तुमको तो थंब रूल बता रखा है, उस पर ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से मतलब है। ये स्टैंडर्ड तरीका है, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। सर आप एक बार बोलोगे कि एंड में वो लोन पेयर और नेगेटिव साइन क्यों आया है? मतलब पाई बॉन्ड टूट गया वहां तक समझा, उसके बाद पाई क्या? बॉन्ड तोड़ करके जिसको भी इलेक्ट्रॉन दोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा आया ना, उसका खुद का शेड आया तो, और एक्स्ट्रा एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आया बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज। ओके सर हाँ ये सब स्ट्रक्चर है कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला, मतलब ये बीच वाला प्रोसेस। बेटा तुम्हारी आवाज बीच में ब्रेक हुई, किसी को समझ में आया क्या इसने क्या एग्जैक्टली पूछा? और ही आस्ट की जो आपने बनाया है, जो लास्ट फर्स्ट और लास्ट की रेजोनेटिंग के बीच का प्रोसेस है, कि वो वैसा कुछ पूछ रहा है। आई थिंक कोई प्रोसेस नहीं है बेटा, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐसा नहीं है कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, ये तो हमारी बनाने का स्टाइल है, हाउ टू राइट अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुमने उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया है, बस, और कुछ नहीं है। Should I remove this? देखिए जिनके पास नॉलेज कम है, जिनको ठीक से रेजोनेंस का आइडिया नहीं है, उनको ऐसा लग सकता है कि ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट। नो नो नो, ये कोई कन्वर्जन नहीं है। दीज आर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स जिनको हमने ड्रॉ किए हैं टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। समझे ना? उनको बनाने का एक तरीका डेवलप कर लिया है जो सामने आपको बता दिया मैंने। Should I remove this page? Yes, sir. Wait a second. गाइस अब आते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन पे। जैसे देखो ये गाइस, ये डबल सिंगल डबल है। डबल सिंगल डबल होने की वजह से कितने एटम्स एक साथ रेजोनेंस में नजर आएंगे? 4 3 थे, समझे ना? अब क्या हो गए? 4। तो अब स्वैपिंग वाला फंडा यूज नहीं हो पाया, क्योंकि स्वैपिंग के लिए तो सेंट्रल एटम चाहिए था, लेकिन या तो 2 सेंट्रल हो जाएंगे अगर उस तरह सोचेंगे। तो इसके लिए एक इजी तरीका जो मैंने निकाला है वो ये है कि आप किसी एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक कार्बन को आप प्लस दोगे और एक कार्बन को क्या दोगे? माइनस। अब आप देख सकते हो आपको स्वैपिंग वाला फंडा नजर आएगा। अब दिख रहा है? हाँ। सेंट्रल एटम तुम्हारे लिए अब ये हो जाएगा। आई होप आप रियलाइज कर पाए। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया आंसर। अब आप सोचो, एक और एग्जांपल देखो। तुम्हारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये है, सॉरी यहाँ ओ लिख दो। अब तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, किस बॉन्ड को तोड़ोगे? पहले वाले में तो ये था कि तुम इधर भी कर सकते थे, इधर भी। इस वाले में कौन ज्यादा केपेबल है माइनस लेने के लिए? ओ वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इसको डायरेक्टली ये सोच के लिख सकते हो, ऐसा है ना? इस बॉन्ड को अपनी मर्जी से ऐसा तोड़ के लिख दिया प्लस माइनस के फॉर्म में। और अब आपको थंब रूल दिख रहा होगा, कहाँ लगाओगे? दिख रहा है? ये इसको भी लिख लो बेटा।
देखो कई बार कुछ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, इजी करके भी कराया, बट इसके बाद भी कई लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो धीरे धीरे आप जब एक्सपीरियंस होल्ड करोगे तो फिर करना आने लगेगा। तो ऐसा मत सोच लेना कि नहीं आया तो अब क्या करें। तो इट हैपेंस। आई ट्राइड माई बेस्ट कि उसको इजी कर दूं और उसके बाद आपको बताऊं, है ना। स्टैंडर्ड तरीका बता देता तो वैसे ही समझ में नहीं आता। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। हाँ सर। सर आप Here, सेकंड से what is थर्ड the स्टेप पे बताओगे आपने क्या किया पहले वाले स्ट्रक्चर में? सेकंड से थर्ड प्लस सिंगल डबल दिखा ना मुझे, स्वैप कर दिया। ओके सर। sir? Could you tell the standard method for this, sir? स्टैंडर्ड मेथड ऐसे जाता है बेटा, दिस इज द स्टाइल, डायरेक्टली ये मिलेगा। सर आपने जो राइट पे किया है उसमें आपने सेकंड से थर्ड स्टेप में जब आप लाए उसको आपने एटम्स को भी स्वैप किया है? नहीं नहीं, एटम्स को कभी स्वैप नहीं करते, बोला ना पोजीशंस ऑफ द एटम्स विल नेवर चेंज। ओके, तो खाली प्लस साइन को किया है ना? और केवल इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ। जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें फर्स्ट स्टेप पे सेकंड स्टेप पर क्या बेटा? फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट टू सेकंड स्टेप एक बार फिर रिपीट करिए। फर्स्ट स्टेप तो उसमें मैंने केवल इतना बोला है बेटा, एक बॉन्ड आप तोड़ दो और प्लस माइनस लिख दो, फिर आपको प्लस सिंगल डबल दिखाई देगा और स्वैप कर दो तो अगला आ जाएगा। बेटा ये सब इरेज कर दें। यस सर एक सेकेंड। सर हमेशा will like give the negative charge to the last वाला atom। हमेशा नेगेटिव ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, वो सर तो सिचुएशन पे मतलब डिपेंड करती तो इस सिचुएशन में भी give it to the end वाला कार्बन। है। अभी धीरे धीरे जैसे इस वाले में तुमको क्लियर कट पता चल गया कि ओ इधर है तो इधर ही देना है। ये सिचुएशंस में भी धीरे धीरे पता चलेगा। वो तो मैंने एक ड्रॉ करना था, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ 4 एटम्स थे और तुम्हारा घरेलू मेथड लग नहीं रहा था। ओके उससे सर। ज्यादा आगे अभी सोचना थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, है ना। ओके सर। Should I remove सर this? सर एक सेकेंड, हम लोग इसमें एम्प्टी सिंगल डबल देख रहे हैं ना? हाँ ये वाले में। ओके सर। हटा दें इसको। गाइस अब आते हैं वापस, तो जो हेडिंग डाली थी मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मैं 2 केसेस लिख रहा हूं, आप उनके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर सोचिए बेटा क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, एक आध रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्किप भी कर सकता है, तो डोंट वरी कि ऐसा एक आध कम दिया है, हो सकता है वो लेस स्टेबल हो, या ऐसा जरूरी नहीं कि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ ही करना है। एक होता है फ्लो कि किस तरह से बन रहा है, उतना पता है, दैट इज इनफ। ठीक है, तो कभी टेंशन मत लेना एक आध कहीं पर मिसिंग है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक केस में आप लीजिए आप इस ये तरह क्वेश्चन से दे रहे हो ना? OH। मैं कह रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए बेटा, ट्राई टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Sir, but you have told to put the head in mesomeric effect, sir. वो ऑलरेडी डला हुआ है बेटा। आज की क्लास का फर्स्ट हेडिंग वाज मेसोमेरिक Sir एंड is वी हैव giving out नॉट some टॉक्ड अबाउट दैट। solving. How to solve? आई एम नॉट सेइंग सॉल्व, आई एम सेइंग ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब वही सर। हाँ तो सॉल्व क्या करेगा रे। फटाफट ड्रॉ करिए बेटा, गलत होगा चलेगा। सर क्या हेडिंग डालनी है? कोई हेडिंग नहीं डालनी है, राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। केस 1 में ये इनवर्ड एरो क्या है? डबल हेडेड एरो होता है बेटा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ड्रॉ करते हैं।
ड्रॉ कर पा रहे हो बेटा? यस सर। देखो पहले वाला तो बहुत आसान है, आप देखोगे तो मैं एक स्ट्रक्चर मैंने एक स्किप कर दिया। आई एम यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड, तुमने वो घरेलू मेथड यूज किया होगा तो तुम्हें एक और स्ट्रक्चर नजर आया होगा। फिर उसके बाद प्लस सिंगल डबल, बाकी अनटच्ड, फिर प्लस सिंगल डबल, बाकी अनटच्ड, गाइस क्या केस 2 किसी ने ड्रॉ किया था? केस टू 4 आइटम्स की वैसे ड्रॉ करना था ना? क्या बेटा? मतलब जो हमने सेकंड में किया था उसके हिसाब से ड्रॉ करना था ना, केस टू मतलब 4 आइटम्स जो निकालनी है अभी तक। हाँ ये जो हमने किया था ना इसके बेसिस पे करोगे तो हो जाएगा। केस 1 वाला भी ड्रॉ कर देता हूँ। सर तो ये स्टैंडर्ड मेथड और आपका मेथड फॉलो करने से अलग आंसर आते हैं? नहीं अलग नहीं आएगा, कोई एक आध कोई हो सकता है स्किप हो गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑब्जेक्टिव कुछ और है हमारा। वी आर नॉट फाइंडिंग ए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव समथिंग एल्स। तो जस्ट ड्रॉ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये नहीं होना चाहिए बेटा कि कुछ अलग ही आ रहा आपका, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। आपका ज्यादा कम आ रहा है इट्स ओके, बट यही होनी चाहिए, मतलब बनने ऐसे ही चाहिए जैसे यहाँ सामने दिख रहे हैं। सर इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलना है कि कैनोनिकल बोलना है? दोनों को बोल सकते हैं बेटा। सर तुम्हारा नाम ही बट चिंटू है, तुम्हारा नाम ही तनिष्क। और सर टोटल कितने 4 है ना, मतलब इसके? क्या 4 हैं? सर CO फिनॉल के। नहीं ये मैंने ड्रॉ तो कर दिया बेटा, कांट यू काउंट? अच्छा सर दोनों, ओके सर। sir, basically we need to know how many resonating structures have been formed, sir. No, not that is necessary. the In thing. every case that is not required. In few cases that will be required. In all cases it is not required. More important is what kind of resonance is happening. Okay, sir. सर आपने जो केस 1 में OH को अलग अलग से क्यों लिखा है? केस 1 में क्या नहीं लिखा? तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे थे तो OH के साथ में भी तो लिख ही सकते थे ना? OH को साथ में लिख सकता था, कैसे? O अच्छा प्लस ये H। O-H लिखा है। हाँ सर, अरे उससे जरूरत कोई नहीं थी फर्क ना नहीं कुछ। पड़ता रे, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही ना। OH यहाँ भी डंडा लगा दो अगर तुम्हारा दिक्कत हो रहा है कोई, ऐसा वो तो ऐसा, ये नॉर्मली लिखने में ऐसा होता है। ये मत मानो कि मैं एकदम बुकिश वाली स्टाइल में यहाँ O सिंगल बॉन्ड H, तो बाय डिफॉल्ट OH लिखा है, इसका मतलब वहां बॉन्ड लगाओ या नहीं लगाओ उनके बीच में बॉन्ड है। हाँ सर, बस पूछ रहा था। सर ये वो लोन पेयर नेगेटिव सिंगल डबल वाला केस है ना? नहीं ये लोन पेयर सिंगल डबल वाला केस है। अगर लोन पेयर नेगेटिव सिंगल डबल होता तो केवल स्वैपिंग होती, चार्जेस जनरेट नहीं होते। जबकि यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा चार्ज O पे प्लस आ गया, क्यों? क्योंकि वो पहले न्यूट्रल था और अपना इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस पे क्या आ गया? प्लस। अच्छा तो खाली अगर O होता तो वो लोन पेयर नेगेटिव होता? हाँ ओके। सबने ड्रॉ कर लिया क्या बेटा? यस सर, डन सर। एक दो नोट और लिखाना है मुझे,
फिर आप रेस्ट करना, क्योंकि बहुत सारा थियरी हो जाएगा नया, तो फिर और प्रॉब्लम ही होगा। सर सॉरी, आप खाली केस 2 में बताओगे कि वो प्लस साइन कैसे आया है? कौन सा प्लस साइन बेटा? ये अंदर केस 2 में सेकंड वाले स्टेप में। सब जगह प्लस साइन आ रहा है, हाँ सर, पर बिकॉज पाई कैसे? बॉन्ड तोड़ेंगे ना, और पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो इसके ऊपर प्लस आएगा ना, बिकॉज उसका पाई इलेक्ट्रॉन चला गया, उसको कुछ मिला नहीं, तो इट इज गेटिंग प्लस साइन। ओके सर, थैंक यू। गाइस नोट लिखिएगा। अब मैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है उसके रिगार्डिंग नोट लिखा रहा हूं, लिखिएगा। रेजोनेंस results in a different distribution. Resonance results in a different distribution of electron density. Resonance results in a different distribution of electron density than the case where there is no resonance. Than the case where there is no resonance. Note number 2. सर वापस बोला ना। Resonance results in a different distribution of electron density than the case where there is no resonance. Note number 2. This increase in electron density, at one position and decrease at another position is called mesomeric effect. क्या बोलते हैं बेटा? मेसोमेरिक इफेक्ट। इसी को पढ़ने के लिए हमने ये सब किया था। Sir, but this is called inductive effect, no sir? बेटा मेजो इंडक्टिव हो चुका, मेजो। Okay sir. दिस इंक्रीज का मतलब यह नोट 1 का कंटिन्यूएशन है, नोट 2, नोट 3 लिखिएगा। Mesomeric effect is a permanent effect. Mesomeric effect is a permanent effect. And there is complete transfer of electron pair. And there is complete transfer of electron pair. So, full positive and negative charges are developed. Full positive and negative charges are developed. तो पॉजिटिव नेगेटिव के पहले क्या कहा? Full positive and negative charges are developed. थर्ड नोट रिपीट कर सकते हो? अभी एक मिनट कंप्लीट करने दो यार। Full positive and negative charges are developed. Hence, mesomeric effect gets preference. Hence, mesomeric effect gets preference over inductive effect. Over inductive effect. Over inductive effect. Except halogens. ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? Except halogen. Except halogen. Sir, could you go to the last slide? नहीं। लिख लिया बेटा यहाँ तक? Yes sir.
Guys, can you repeat the third point? अभी रिपीट करवाते हैं, पहले मेरी बात सुनो गाइस। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमने दो इफेक्ट्स पढ़े थे, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, वैसे ही यहाँ पर भी दो इफेक्ट्स होते हैं, एक को प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, एक को माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। तो जो दो केसेस हमने ड्रॉ करे ना, आपको मैंने करवाए दो केसेस ड्रॉ, ये तो आप ध्यान से देखोगे तो एक केस ऐसा है जिसमें ग्रुप जो हमने लगाया है वो सामने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, क्या देख पा रहे हो? अंदर माइनस आ रहा है। और दूसरे ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तो अंदर क्या चार्ज आया बेटा? प्लस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज करी। तो जो सामने की तरफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसको प्लस एम बोलते हैं, और जो विड्रॉ करता है उसको माइनस एम बोलते हैं। जैसे वहां पर लिस्ट आपके पास थी प्लस एम माइनस एम की, वैसे ही यहाँ पर भी है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा डिटेल में लर्न करेंगे कि कब प्लस एम लेना है, कब माइनस एम लेना है, कैसे पता चलेगा, वो सारी डिटेलिंग। तब तक के लिए केवल इसको आप कॉपी करके रखिएगा, ठीक है? लिस्ट नेक्स्ट क्लास में आप वापस समझाओगे? हाँ, उसमें आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कोई ग्रुप प्लस एम कैसे पहचाने, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सर प्रेफरेंस ऑर्डर है ना? कोई प्रेफरेंस नहीं, सब कॉमा है बेटा। प्रेफरेंस केवल वहां इंडक्टिव में, यहाँ नहीं। आज केवल इतना ही कराना है, तो अगर ये कॉपी हो जाए तो आप रेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसको कॉपी जरूर कर लेना। बाय सर। So can you But in the next class, you will be telling how to remember, sir. हाँ, yes, everything I will. So that NH dash COR, it's one or there's a common between? This is one. सर वो M इफेक्ट में लास्ट वाला क्या है, मतलब COH के नीचे? ये CCl3 है, CCl3। सर प्लस एम इफेक्ट में आपने लास्ट क्या लिखा है, वो आर के साथ? बेंजीन रिंग है, कॉमा कर। ओके, अलग अलग है दोनों ना? यस बेटा, अलग अलग है, ये कॉमा है। हाँ सर, समझा, थैंक यू सर। कहाँ से आपने now can you repeat the third point? I'm not able to understand what are you asking. सर फ्लोरीन से आयोडीन तक प्रेफरेंस है ना? हाँ, यहाँ प्रेफरेंस बदल जाता है, बाकी सब में। Sir, can you repeat the third note now? थर्ड नोट कोई बेटा ग्रुप में डाल दो ना जरा एक बार, है ना? पिक्चर मैं ग्रुप में डलवाता हूँ बेटा। सर ये जो लास्ट में फिनाइल है उसका क्या करना है? वो भी इसी प्लस एम को बिलोंग करता है। ओके सर वो माइनस इफेक्ट में O है ना, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O। Then the last one is CCl3. Yes बेटा, CCl3। सर आपने एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाया था, उसमें एक बार इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ और फिर निकालने के बाद में वापस से उस जगह पे आ गया, तो फिर वो भी टेम्पररी मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या? नहीं नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट तो परमानेंट लिखा है। तो फिर वो कुछ तो अलग है ना? वो तुम क्या पूछ रहे हो, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों को रिलेट मत करो बेटा। सर एक सेकंड, पिछला स्लाइड करोगे? यस, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोगों। नहीं सर, मेरे को पूछना है उसमें। सर इसके पीछे वाला मतलब सर एक में प्लस एम इफेक्ट और एक में माइनस, बस इसलिए दो केसेस बनाए। ओके सर। सर एम प्लस एम इफेक्ट में जो एस से आई तक है वही इंडक्टिव को प्रेफरेंस देते हैं। यस बेटा, वो हमारे लिए एक एक्सेप्शनल सा बिहेवियर है।
और सर वहाँ पे अपने सर्कल क्यों किया है, मतलब NH और CO? वहां पर सर्कल किया वो ऐसे ही सर्कल है। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे जाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना है। ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नहीं सर, इसके पहले वाली। हाँ बस। सर इधर आपने O का डबल बॉन्ड ब्रेक क्यों किया? CHO। अब रेस्ट करो बेटा, है ना, अब आप रेस्ट करो, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ। जो ISCL के ऊपर उसमें डबल बॉन्ड क्यों बनाया आपने? ISCL के ऊपर कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है सर आप केस है क्या, दिखा कौन सकते सा एलिमेंट है वो? अरे FSCL है, BR है I है। अच्छा F। सर आप कॉमन सेंस होगा यार, CL BR I के साथ FE